तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, लूफी, ट्रैफल्गर लॉ, ट्विस्ट स्किड, किलर और जोरो कोजुकी ओडिन की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग काइडो को मारने के लिए वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स यहाँ पर आ चुके हैं और लूफी काइडो के पीछे आकर इस पर हमला कर देता है। लूफी अपने थर्ड गियर में होता है और पहली बार काइडो के अगेंस्ट अपनी रियो को यूज करता है। लूफी की पूरी बॉडी में इस वक्त रियो फ्लो कर रही होती है और हमें 20 सालों की पूरी जर्नी का स्ट्रगल सिर्फ 20 सेकंड्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर किनेमोन सभी को बताता है कि कोजुकी ओडिन जो कि हमारे लॉर्ड थे, वो काइडो और शुगुन ओरोची के हाथों मारे गए। और जो आइलैंड के ऊपर मिंग ट्राइब के बारे में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी ने अपनी जान की बाजी लगा के भी राइजो को सेफ रखा। और होल केक आइलैंड पर हमें पेड्रो के सेक्रीफाइस को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए कहता है कि तुम सभी को एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देना है, तुम सभी को हर हालत में आगे बढ़ते रहना होगा। और यासु दोनों का वो सेक्रीफाइस जिसके चलते इनका प्लान पूरी तरह से सुरक्षित रहा और सेफली ओनिकाशिमा पर रेड कर पाए। 20 सालों पहले काइडो और ओरोची के द्वारा कोजुकी ओडिन मारा गया, लेकिन इस कंट्री के लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी किसी तरह से टिके रहे। और चाहे जो मर्जी हो जाए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि ये डिजर्व करे कि जब वो मारा जाए तो लोग उस पर हंसे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लूफी के कानों में मोमो की वही बात याद आती है कि मैं काइडो को हराना चाहता हूँ। लूफी के पूरे शरीर में रियो फ्लो कर रही होती है। थर्ड गियर में अपने मुक्के को टाइट करता है, अपने हाथों में रियो का फ्लो जमाता है और काइडो जो कि इसे घूरे जा रहा था, गम गम रेड रॉक, और लूफी का मुक्का सीधा काइडो के फेस पर पड़ जाता है। और जैसे ही इसके चेहरे पर लूफी का मुक्का पड़ता है, काइडो जमीन में लेट जाता है। आसपास जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होते हैं और बिग मॉम का मुंह खुला का खुला रह जाता है और एक मुक्के में ही काइडो चारों खाने चित हो जाता है। और काइडो जिस चट्टान से टकराता है उसमें भी दरार आ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जोरो इस अटैक को देखकर स्माइल करता है और बिग मॉम हैरानी के साथ काइडो को देख रही होती है। काइडो, ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमसे एक मुक्का भी नहीं झेला गया। हाँ, तुम तो उसी में निपट गए। काइडो अपना मुंह उठाता है, इसका जबड़ा तक हिल चुका था और इसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर अभी इसके साथ हुआ क्या है। तभी लूफी इनके सामने लैंड करता है। मैं हूँ मंकी डी लूफी, मैं वही हूँ जो आज तुम्हारी बैंड बजाएगा और पायरेट्स का राजा बनेगा। काइडो, चुपचाप खड़े हो जाओ। काइडो खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा था। किड ये देखकर हैरान था। और ये कौन सा मुक्का मार दिया इसने? काइडो की तो बैंड बज गई। हाँ बिल्कुल, लूफी ने रियो का यूज किया। रियो जो कि हाके है, अंदर से डैमेज करती है। तुम्हें मालूम भी है क्या किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम जो बार बार मुंह उठाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनने की बात करते रहते हो, चिलकोजे सी मुगीवारा, तुम्हारे ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। काइडो अपने हुलिया को ठीक करता है और खुद से कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही कम ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि मेरा सामना कर सकते हैं, जो कि मुझे टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि रॉजर, शैंक्स, व्हाइट बियर्ड, कोजुकी ओडिन और मेरा अपना कैप्टन यानी कि रॉक्स डी ज़ेबेक। तो क्या ये लड़का उन्हीं के जितना स्ट्रॉन्ग है क्या? और इसे याद आता है कि जब पहले इसने इसका सामना कूरी में किया था तब बहुत इजीली इसने लूफी को मसल दिया था, पर अब सोचता है कि इतने कम दिनों में न जाने ऐसा क्या हो गया कि आज ये लड़का मेरे सामने आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ललकार रहा है। इसके बाद काइडो हंसने लग जाता है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ो, दिखा तुझमें कितना दम है। और दोनों अपने ऑरे को रिलीज करते हैं। दोनों की कॉन्करर साकी आपस में क्लैश करती है और तभी काइडो अपनी पावर्स का यूज करता है और लूफी अपने फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके काइडो से बचने की कोशिश तो करता है, पर एट दी एंड इसे ये बल्ला पड़ ही जाता है, जिसकी वजह से लूफी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही बिग मॉम इसे देखती है तो प्रोमेथियस को लेकर मैदान में उतर जाती है और हेवनली फ्लेम का यूज करके लूफी पर हमला कर देती है, जो कि लूफी को लगने वाला था। पर तभी मैदान में आ जाता है अपना जोरो। जोरो यहाँ पर किनेमोन की स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है और फायरफॉक्स स्लैश अटैक का यूज करता है और प्रोमेथियस को 2 टुकड़ों में काट देता है। क्या बात है जोरो! पर तभी लूफी का ध्यान काइडो से हट जाता है और काइडो को मौका मिल जाता है लूफी पर हमला करने का। इस दौरान हम सांजी को देखते हैं, जो कि ब्लैक मारिया के चार्म के सामने सरवाइव नहीं कर पा रहा था। ये सब गलत है सांजी, मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना होगा, ये डरक तुझे मरवा देगी। सांजी बार बार इसके जाल में फंसता जा रहा था। नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना ही होगा, और अपनी ताकतों का यूज करते हुए उन सारे वेब्स को चला देता है और यहाँ से भागने लगता है। पर ब्लैक मारिया की ये चेली सांजी को घेर लेती है और ब्लैक मारिया कहती है कि कहाँ जा रहे हो प्यारे सांजी? अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाना होगा। पर तुम तो एक जेंटलमैन हो ना, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? एक लड़की पर हाथ उठाओगे? पर अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें अपने मॉरल्स के खिलाफ जाना ही होगा विंसमोक सांजी। तुम चाहे कोई भी हो, पर मैं कभी भी इसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। एक लड़की पर हाथ उठाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। और ब्लैक मारिया समझ चुकी थी कि सांजी इसके जाल में फंस चुका है। तो ठीक है, मुझे निको रॉबिन के बारे में बता दो, फिर शायद से मैं तुम्हें जाने दूं। पर सांजी मना कर देता है और यहाँ पर काइडो का वो हमला लूफी को बस लगने ही वाला था, पर तब तक लॉ अपनी ताकतों का यूज करके लूफी को बचा लेता है और इसका गला पकड़ते हुए कहने लगता है, स्ट्रॉ हेड, एक बात बताओ, तुम और मैं एलाइज है ना, जैसे कि किनेमोन और बाकी सभी लोग हैं। मैं उनकी भी हेल्प करने वाला था, उन्हें नीचे भेजने वाला था, तो आखिर तुमने मुझे ऑर्डर क्यों दिया? मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोबारा मुझे ऑर्डर्स मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई सबऑर्डिनेट नहीं और तुम मेरे कोई कैप्टन नहीं। और आग में घी डालने का काम किड कर देता है। मुबारक स्ट्रॉ हेड, तुम्हें तुम्हारा एक नया सबऑर्डिनेट मिल गया। अबे उस साले, मैं इसका सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, ज्यादा बकवास मत करो। ये एक नंबर का लूजर है। मैं लूजर नहीं, बल्कि तुम दोनों एक नंबर के लूजर हो। और तीनों के बीच में शब्दों की जंग होनी शुरू हो जाती है और तभी बिग मॉम इन सभी के ऊपर एक बड़े से फायरबॉल से हमला कर देती है। तो ठीक है, जो भी इस हमले को डॉज कर जाएगा वो लूजर होगा। तीनों इस कदर ढीठ होते हैं कि तीनों इस हमले को खा जाते हैं, पर कोई भी इस हमले के आगे से हिलता नहीं है। ये देखकर किलर और जोरो अपना सर पकड़ लेते हैं कि किन बेवकूफों के साथ हमने
अलायंस बना ली और अब ये दोनों मैदान में उतर जाते हैं, जहाँ पर जोरो अपने सर पर कफन को बांध लेता है। सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को लेते हुए काइडो की तरफ चार्ज करता है। सेंथोरी ट्रोगेटोरी का यूज करता है। दोनों का कंबाइन अटैक बहुत ही खतरनाक था और काइडो को ये अटैक पड़ जाता है और इस अटैक को देखकर काइडो को इस जंग में और भी ज्यादा मजा आ जाता है और लूफी, किड और लॉ तीनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को एक्टिवेट कर देते हैं। लूफी अपने चौथे गियर का यूज करता है और बाउंस मैन को एक्टिवेट कर देता है। किड भी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक को यूज करता है और लॉ भी अपने रूम को तैयार करता है और तीनों की एक साथ हमें अल्टीमेट फॉर्म दिखाई जाती है। लूफी बाउंस मैन में आ जाता है और इस बार अलग ही लेवल की पावर पर था और किड का हमला आसमान में जितनी भी लोहे की चीजें हैं इन सभी को इकट्ठा करते हुए अपनी पंख रूटीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है और लॉ के एक इशारे से ही पत्थर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जमीन में से बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें से एक के ऊपर ये सवार था और अपने सारे पत्थरों को काइडो की तरफ तान देता है और काइडो इन तीनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है कि जरा देखो तो ये तीनों कितने ज्यादा खूंखार लग रहे हैं और इनसे लड़ने में तो मजा ही आ जाएगा। तब तीनों किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के समय देखता हूँ, तो चलो देखते हैं तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा दम है। लूफी सबसे पहले उड़ते हुए जाता है और सीधा कॉन्गन अटैक इसके पेट पर चढ़ देता है। 3 मुक्के और काइडो को उड़ा देता है। लूफी का तीसरा मुक्का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी तारीफ खुद काइडो भी करता है और बोलता है कि क्या बात है स्ट्रॉ हेड, ये तीसरा वाला तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, लेकिन फिर भी मुझे मारने के लिए काफी नहीं। और किड भी पंख वाइज अटैक इस पर चढ़ देता है और दोनों मुक्कों से काइडो को पिचका के रख देता है पर काइडो इससे भी सर्वाइव कर जाता है। क्या बात है, तुम्हारा ये पंच तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, लेकिन फिर भी इसमें एक कमी है। और लॉ के जो नुकीले पत्थर थे सीधा इसके ऊपर धंसा देता है और एक एक करके सभी के सभी नुकीले पत्थर काइडो के ऊपर धंस जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। तुम दोनों ने सुना ना, तुम दोनों एक नंबर के यूजलेस हो, तुम्हारे हमले में दम नहीं। उसने कहा था कि मेरा हमला कमाल का है, तुम दोनों पीछे हट जाओ और इस काइडो के बच्चे को बस मेरे हवाले छोड़ दो, तुम बस मेरे रास्ते में आने वाले हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड कम हो जाए। ये सुनकर ये दोनों भड़क जाते हैं। साले लूफी के बच्चे खुद को समझता क्या है? वो साले चिलको जाए, चुप कर जा। और तभी काइडो अपनी जुआन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है कि क्या बात है, काफी अरसे बाद मुझे ऐसा दर्द फील हो रहा है। वैसे मानना पड़ेगा तुम तीनों में दम है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम तीनों को मसल कर मैं तुम्हारे क्रू को पैरों के नीचे कुचल दूंगा। पहले हमें आजमा कर देख लो, उसके बाद हमारे क्रू तक जाना। ये सुनकर बिग मॉम कहती है, जरा इस बड़बोले को तो देखो, ये मूगीवारा का बच्चा फिर से बड़ी बड़ी हाँकने लगा है। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें यहाँ पर मसलने के बाद तुम्हारे क्रू को भी मसल देंगे और तुम्हारे सभी पोनिग्लिफ्स को भी ले लेंगे। ही ही ही। तभी काइडो अपना मुंह फाड़ता है और बहुत सारे स्लैश अटैक्स इसके मुंह से बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। लूफी इन सभी हमलों से तो बच जाता है, पर किड का जो मेटेलिक हैंड होता है 2 टुकड़ों में कट चुका था। लॉ और जोरो भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और तभी मैदान में लूफी आ जाता है और कॉन्ग राइफल गन का यूज करता है और एक मुक्के में ही काइडो की मुंडी को दूसरी तरफ मोड़ देता है और बाकियों को मौका मिल जाता है और किड अपने स्लैम गिब्सन का यूज करते हुए काइडो को उठाता है और उठा के सीधा जमीन पर पटक देता है। लॉ भी अपने गामा नाइफ को एक्टिवेट कर देता है और ये एक लाइटनिंग के जैसी थी, जिसे कि लॉ काइडो के उसी स्कार के बीच में से धंसा देता है और जैसे ही ये बिजली अंदर जाती है, अंदर से काइडो तिलमिला उठता है, दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। पर तब तक किलर साइथर सोनिक अटैक एग्जैक्टली उसी जगह पर लैंड करता है जहाँ पर अभी लॉ ने हमला किया था और काइडो दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। लेकिन तब तक बिग मॉम काइडो को बचाने के लिए मैदान में आ जाती है और इंदिरा अटैक किलर पर कर देती है। तेज लाइटनिंग के चलते किलर अनकॉन्शियस होने लगता है और तभी काइडो अपना मुंह फाड़कर किलर को खा जाने वाला होता है। पर तभी लूफी एक जोरदार किक इसके मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से किलर की जान तो बच जाती है, पर काइडो अपनी मुंडी को सीधा करके सीधा लूफी के ऊपर ब्लास्ट ब्रीथ से हमला कर देता है। पर तभी जोरो मैदान में आ जाता है, कोजुकी ओडिन की टेक्निक का यूज करते हुए मक्खन की तरह बीच में से काट देता है और एनमा के ऊपर अपनी आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और निथोरियो फ्लाइंग ड्रैगन ब्लेज नाम की अटैक को यूज करता है और इस अटैक को जैसे ही बिग मॉम देखती है तो समझ जाती है कि ये स्वॉर्ड और ये अटैक कोई मामूली हमला नहीं है। काइडो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस हमले से बचना ही होगा, ये बहुत ही खतरनाक हमला है। जोरो हमला कर देता है और काइडो इस हमले से बच जाता है और इसे कुछ पल के लिए जोरो के अंदर ओडिन की झलक नजर आती है और समझ जाता है कि जोरो भी कोई मामूली बंदा नहीं है। और तभी बिग मॉम पूरे मैदान में बिजली दौड़ा देती है। लूफी जो कि रबड़ का बना है, इस पर इसका असर नहीं होता है और अकेले ही काइडो की तरफ आगे बढ़ता है, पर इस दौरान बाकियों की हालत खराब हो जाती है। बिग मॉम भी ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये इसके हमले से कैसे बच गया, पर लूफी सीधा काइडो की तरफ बढ़ते साथ ही कॉन्ग गैटलिंग अटैक इसके ऊपर कर देता है और काइडो को इतने ज्यादा मुक्के पड़ते हैं कि इसकी हालत खस्ता हो जाती है। लिटरली इसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता है। और गाइस अभी लूफी रियो हाकी का यूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसका हर एक पंच अंदर से इस वक्त काइडो को पड़ रहा है। लूफी जब अपनी गैटलिंग का यूज करके काइडो को इतने बुरे तरीके से मार रहा था, तब इस नजारे को किड और लॉ देखते हैं तो इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लूफी का बच्चा इतनी बुरी तरह से काइडो की मार लगा रहा है। बिग मॉम भी दंग रह जाती है कि ये छोटा सा लड़का काइडो को साक्षात काइडो को मार रहा है। मार मार कर काइडो का भरता बना देता है और एक सेकंड के लिए अपने पंच को रोकता है और अपने मुक्के को और भी ज्यादा टाइटली होल्ड करते हुए एक फाइनल ब्लो इस पर परफॉर्म कर देता है और इस एक पंच से लूफी काइडो को नीचे जमीन पर लेटा कर रख देता है। बस ये आखिरी पंच और तेरा खेल खत्म काइडो। लूफी दोबारा से अपने मुक्के को तैयार करता है, लेकिन इससे पहले कि ये इस पर ये मुक्का जड़ पाता, लूफी का गियर फोर्थ इसका साथ छोड़ देता है और लूफी किसी गुब्बारे की तरह लहराते हुए नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और किड को लगता है कि काइडो ने इसकी बहुत बुरी तरह से मार लगाई है, जिसकी वजह से लूफी नीचे गिर गया है। पर लॉ किड को
एक्सप्लेन करता है कि काइडो ने लूफी को नहीं मारा है। जिस फॉर्म को अभी लूफी यूज कर रहा था उसमें अल्टीमेट हाकी की जरूरत पड़ती है और इस फॉर्म को ये बस 10 मिनट तक ही मेंटेन करके रख सकता है और इसका साइड इफेक्ट भी यही है। एक बार इस हाकी को यूज करने के बाद अगले 10 मिनट तक लूफी अपनी हाकी को यूज नहीं कर सकता है। अच्छा तो मैं समझ गया। और जब बिग मॉम देखती है कि लूफी बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ है नीचे तो इस पर हमला कर देती है, पर जोरो बीच में आकर लूफी की जान बचा लेता है और तभी लॉ पीछे से आकर बिग मॉम पर काउंटर शॉक से हमला कर देता है और इतनी ज्यादा खतरनाक बिजली दौड़ाता है कि एक पल के लिए बिग मॉम को भी नानी याद आ जाती है। अब काइडो को नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर किड और किलर दोनों फैसला करते हैं कि क्योंकि ये नीचे जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है तो क्यों ना इसका काम खत्म कर दिया जाए। दोनों आगे बढ़ते हैं पर तभी काइडो इन दोनों पर ड्रैगन ट्विस्टर से हमला कर देता है और बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडो क्रिएट हो जाते हैं जिसकी चपेट में जोरो और लूफी आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर काइडो सीधा लूफी और इसे अपने मुंह में दबा लेता है। जोरो की देखकर सटक जाती है। काइडो तुम मेरे कैप्टन को ऐसा नहीं खा सकते। और तभी अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल को परफॉर्म करता है। संथोरियो ब्लैक रोब ड्रैगन ट्विस्टर और ऐसा बोलकर इतना खतरनाक अटैक परफॉर्म करता है कि काइडो के शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और जोरो वो पहला इंसान बन जाता है जिसने कि ओडिन के बाद काइडो के ऊपर एक स्कार दिया है। काइडो दर्द के मारे चिल्ला उठता है जिसके चलते लूफी भी इसके मुंह से बाहर निकल जाता है और सभी लोग जब इस नजारे को देखते हैं कि जोरो ने काइडो को इतना गहरा जख्म दिया है तो सब हैरान रह जाते हैं। और काइडो जब जोरो के हाथ में एनमा को देखता है तो समझ जाता है कि इसने ये जो हमला किया है वो ओडिन की स्वॉर्ड से किया है। तुम कीड़ों को तुम्हारी औकात दिखानी ही होगी। और ऐसा बोलकर ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन गस्ट नाम की एक अटैक को परफॉर्म करने लगता है और बहुत सारे स्लैश अटैक्स इनकी तरफ आगे बढ़ते तो हैं पर लूफी, जोरो और लॉ ये सभी लोग बच जाते हैं। पर क्योंकि किड की ये जो फॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी थी तो इसके दोनों हाथ कट जाते हैं। इसके बाद हम CP0 को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि हमें तो यहाँ पर पार्टी में इन्वाइट किया गया था लेकिन किसे पता था कि ये पार्टी असल में एक खतरनाक बैटल का रूप ले लेगी। और दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, सुनने में आया है कि यहाँ के जो सैमुराइज हैं ये लोग 20 साल पुराना बदला लेने आए हैं। हाँ, और ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब स्ट्रॉइड पायरेट ने डोफ्लामिंगो को हराया था। तभी इनमें से एक और बंदा कहने लगता है कि वैसे देखने वाली बात होगी कि उन सैमुराइज की तादाद 5400 है और जो काइडो और उसके सोल्जर्स हैं उनकी तादाद 27000 से भी ज्यादा है। और अगर सैमुराइज इस बैटल को जीते हैं तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इतने कम सोल्जर्स के साथ इतने सारे लोगों को हराना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पर बैटल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दोनों टीमें से उनकी कैप्टन का सर धड़ से अलग न हो जाए। और इस बैटल में कोई भी जीते और कोई भी हारे इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर काइडो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और इस दौरान हमें स्पीड को भी दिखाया जाता है जो कि काइडो के जितने सोल्जर्स होते हैं उन सभी को बताने लगती है कि हमारे लिए ये जंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्वीन सामा ने हम सभी के लिए इन डम्पलिंग्स को तैयार किया है। इसे खाते साथ ही तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। पर ये सोल्जर्स काफी ज्यादा चालाक होते हैं तो इन सभी को स्पीड पर यकीन नहीं होता है। और तभी बिस्कोला यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये डम्पलिंग्स दो, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है और स्ट्रॉ हेड को मसल देना है। और जैसे ही डम्पलिंग को खा लेता है तो इसे कोई भी ताकत फील नहीं होती है। जिस पर स्पीड कहती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो क्या कि क्वीन सामा के द्वारा बनाए गए ये स्पेशल डम्पलिंग्स किसी काम के नहीं। हाँ, ये सुनकर बिस्कोला डर जाता है और समझ जाता है कि अगर इसने झूठी तारीफ नहीं की अभी तो क्वीन इसकी बैंड बजा देगा। अरे अरे मैंने ऐसा कब कहा? ये देखो मेरी ताकत, बल्ले बल्ले, शवा शवा, ओ बल्ले। और बाकी सभी सोल्जर्स भी समझ जाते हैं कि ये डम्पलिंग्स तो कमाल के हैं, हमें भी खा लेने चाहिए। और सभी लोग डम्पलिंग्स को खा लेते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि ये डम्पलिंग्स आए कहाँ से हैं। ओतामा जब इन सभी को ओनिकाशिमा की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रही थी तो इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि लूफी और बाकी सभी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रही है क्योंकि ओनिकाशिमा बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और ये लोग ओतामा को इसके साथ कभी भी लेके नहीं जाएंगे। लेकिन स्पीड इसकी हेल्प करती है और बोलती है कि मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगी। स्पीड एक शिप का भी इंतजाम कर लेती है और ओतामा भर भर कर उन डम्पलिंग्स को बनाना शुरू कर देती है और बोलती है कि अगर हम काइडो के सोल्जर्स को ये डम्पलिंग्स खिला देते हैं तो जिस किसी के पास भी एनिमल्स की ताकत है वो सभी लोग हमारी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और स्कॉर्पियन और गाजेलेमैन इन दोनों को भी ओतामा ने अपनी तरफ कर दिया था और ये लोग भी इसका साथ देने लगते हैं। और ओतामा बहुत सारे डम्पलिंग्स को तैयार करती है और प्रेजेंट में स्कॉर्पियन और गाजेलेमैन ये दोनों जबरदस्ती सभी के मुंह में इन डम्पलिंग्स को ठूस रहे थे। नामी और उसब भी मैदान में उतर चुके थे और ये दोनों भी फेंक फेंक कर सभी को डम्पलिंग्स खिला रहे थे। और वे सभी लोग भी ओतामा के कंट्रोल में आ जाते हैं और यहाँ पर क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है जल्द से जल्द उस रगून डॉग को पकड़ लो, यानी कि चॉपर को। और सभी लोग चॉपर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर ड्रेक आगे आकर इन सभी को रोकता है और इस दौरान बॉस ह्यूगरो को एक आइस ऊनी काट लेता है। इस दौरान हम फ्रैंकी और ससाकी की लड़ाई को भी देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी ने ससाकी की हालत खराब कर दी थी पर ससाकी के सोल्जर्स फ्रैंकी को घेर लेते हैं और अब फ्रैंकी मूव नहीं कर पाता है। पर तब तक नामी, उसॉप और ओतामा भी इसी और आने लगते हैं और फ्रैंकी से हेल्प मांगते हैं। ओ यार थानू कोई और टाइम नहीं मिला, मैं तो खुद फंस आया। तभी ओतामा नोटिस करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं ये सभी के सभी गिफ्टर्स हैं, यानी कि एनिमल डेविल फ्रूट है जिन लोगों ने खाया हुआ है। और ओतामा इन सभी को कमांड देने लगती है तुम सभी लोग जाकर फ्रैंकी की मदद करो। और ये सभी लोग सासाकी और इसके लोगों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उल्टी नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है पर नामी इसकी बैंड बजा देती है। उसॉप भी सासाकी के सभी सोल्जर्स को वो डम्पलिंग्स खिला देता है और ये सभी लोग इनकी साइड हो जाते हैं और फ्रैंकी सासाकी के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता
है। मेरी लड़ाई मेरे नाड़ा मेरे पे फोकस करो। फ्रैंकी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है विक्ट्री स्लैश। और इस अटैक को सासाकी पर कर देता है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक मारिया ने सांजी को बांध रखा था और इससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें रॉबिन को यहाँ पर बुलाना होगा। मैं जानता हूँ अगर मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया तो तुम मुझसे पकड़ लोगे। तुमने सही कहा, हम उसे पकड़ लेंगे, पर चिंता मत करो, उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बस काइडो समा और बिग मॉम इन दोनों को रॉबिन चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हें बस चिल्लाकर रॉबिन को यहाँ पर बुलाना है और मैंने सभी लोगों को ऑलरेडी काम पर लगा दिया है और जहाँ कहीं भी रॉबिन होगी उसे ये आवाज जरूर सुनाई देगी। और यहाँ पर मार्को और किंग दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर वांडा और कैरेट को पेरोस्पेरो ने अपनी कैंडीज के जरिए से स्टैचूज में बदल दिया था। पर कैरेट अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का यूज करते हुए उस कैंडी को तोड़ देती है और वांडा को भी आजाद कर देती है। पर तब तक पेरोस्पेरो कैंडी की एक जायंट सी वॉल को बना देता है और कैंडी नेट से इन दोनों को पकड़ लेता है और उस वॉल के जरिए से इन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। पर तभी हम वैंग को देखते हैं जो कि सभी को बता देती है कि कहां पर क्या क्या चल रहा है और इस दौरान इसे पता चल जाता है स्टोर रूम के अंदर आकाशा 9 के मेंबर्स छिपे हुए हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस हॉल और बाकी की जगह पर जितने भी लोग लड़ रहे थे उन सभी की विल पावर को तोड़ने के लिए चिल्लाकर बता देती है कि आकाशा 9 के मेंबर्स इस वक्त स्टोर रूम में छिपे हुए हैं। और किंग और ब्लैक मारिया समझ जाते हैं कि इनकी हालत खराब हो चुकी है, आकाशा 9 हार चुकी है और सांची और बाकी सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। और वैंग आगे बताती है कि मुझे यहाँ पर 9 नहीं बल्कि एक और मेंबर नजर आ रहा है। यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं और बॉस ह्यूग्रो जो कि ओनी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं तो अब अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ता रहूंगा। और बॉस ह्यूग्रो अपनी खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर ब्लैक मारिया सांची को पीटते हुए कह रही होती है जल्द से जल्द रॉबिन को बुला दो वरना तुम यहाँ पर मारी जाओगी। ब्लैक मारिया सांची को बहुत बुरी तरह से मारती है। ये देखकर आसपास की लड़कियां भी कहने लगती हैं कि सांची कितना ज्यादा लॉयल है, इतनी ज्यादा मार पड़ रही है इसे, पर फिर भी ये मरना पसंद करेगा लेकिन कभी भी मारिया पर हाथ नहीं उठाएगा और ना ही रॉबिन को बुलाएगा। और सांची रॉबिन के साथ बिताए गए अपने सभी मोमेंट्स को याद करता है कि कैसे लोग अलाबास्ता में मिले थे और फिर एनिस लॉबी में इन लोगों ने रॉबिन की जान बचाई थी सरकार के साथ पंगे लेकर और तब से ही रॉबिन इनकी एक क्रू मेंबर बन चुकी है। और सांची ब्लैक मारिया से कहता है ठीक है मैं उससे बुलाता हूँ, मुझे और मत मारो। ये सुनकर ये सारी औरतें शॉक्ड रह जाती हैं और रोने लगती हैं। ये तो एक नंबर का दोगला इंसान निकला भाई। जिसके बाद सांची एक लंबी सांस लेता है। रॉबिन जान कहाँ पर हो आप? इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, प्लीज यहाँ पर आकर मेरी जान बचा लीजिए, ये सभी लोग मुझे जान से मार देंगे। हर जगह पर सांची की आवाज गूंज उठती है और सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि लगा नहीं था कि स्टॉहेड की क्रू में एक ऐसा मेंबर भी होगा जो कि एक उड़ी से हेल्प मांगेगा। फ्रैंकी और मार्को भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है इस बार ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है उड़ी के जाल में। तभी नामी कहती है यार मुझे मालूम है जिस भी दुश्मन से इसका सामना पड़ा होगा वो एक औरत होगी। ये सांची साला सिंप हमेशा कुड़ियों के जाल में फंस जाता है। सांची लगातार रॉबिन को आवाज लगाता है और बोलता है कि मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, प्लीज मुझे आकर बचा लो। ब्लैक मारिया ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और एक औरत बताने लगती है कि ब्लैक मारिया सामा यहाँ पर कोई आ रहा है, अब मुझे जाने दो, वो यहाँ पर आ चुकी है। मैंने बाकियों को जैसे ट्रैप करके रखा है तुम्हें भी पकड़ कर ही रखूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी विंस्मोक सांची। और दोबारा से सांची पर एक मुक्का मारने वाली होती है पर तब तक रॉबिन यहाँ पर आती है और अपने एक बड़े से हाथ से एक जोर का चांटा सीधा ब्लैक मारिया के फेस पर जड़ देती है। ब्लैक मारिया को जब ये चांटा पड़ता है तो ढेर हो जाती है और सांची रॉबिन मेरी सोनिए तुम आ गई। रॉबिन की एंट्री हो जाती है और ब्लैक मारिया गुस्से में आ जाती है कि तेरी इतनी हिम्मत की मुझ पे हाथ उठाएगी तू। तुमने मेरी हिम्मत अभी देखी ही कहाँ है, मैं खुद एक इविल ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट रह चुकी हूँ और जो तुमने सांची के साथ किया है ना इसका बदला मैं चुन चुन कर लूंगी। और तभी ब्रूक भी यहाँ पर आ जाता है और सभी को फ्रीज करके सांची को फ्री कर देता है। पर ब्रूक को देखकर सभी लोगों को लगता है कि शायद ये कोई भूत है और सांची यहाँ से जाने लगता है। सांची तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। अब रॉबिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और सांची निकल पड़ता है रूफ टॉप की तरफ। और दूसरी तरफ यामातो को भी पता चल चुका था कि इन लोगों के ठिकाने के बारे में सभी को पता चल चुका है। तो यामातो मोमो को अपने मोमो के अंदर भरकर यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम पेरोस्पेरो को देखते हैं जहाँ पर इसने कैरेट की मार मार कर हालत खराब कर दी है और आगे बढ़ जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स। तो गाइज आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।